हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अमर ट्यूशन क्लासेस। लास्ट लेक्चर में हमने पॉवर्टी चैप्टर में क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट किया था। नाउ आज क्वेश्चन नंबर 5 स्टार्ट करते हैं। थोड़ा सा लेंदी क्वेश्चन है। व्हाट इज़ पॉवर्टी? एक्सप्लेन इट्स इंडिकेटर। पॉवर्टी है क्या और उसके इंडिकेटर्स क्या हैं? इंडिकेटर्स मीन्स हम कैसे डिसाइड करते हैं कि पॉवर्टी है या नहीं है। A situation where a major portion of population cannot even satisfy their minimum requirement are said to be poor. अगर मेजर पोर्शन ऑफ पॉपुलेशन का मिनिमम रिक्वायरमेंट भी सेटिस्फाई नहीं हो रहा है तो उसे पुअर माना जाएगा। ये हम ऑलरेडी फर्स्ट लेक्चर में देख कर आए हैं। इफ़ अ लार्जर पॉपुलेशन इज लिविंग बिलो द मिनिमम रिक्वायर्ड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग देयर एग्जिस्ट वाइड स्प्रेड पॉवर्टी। अगर लार्जर पॉपुलेशन बिलो द मिनिमम रिक्वायर्ड स्टैंडर्ड, एक रिक्वायर्ड स्टैंडर्ड होना चाहिए कि एक पर्सन को मिनिमम इतना तो मिलना चाहिए, अगर उससे भी कम मिल रहा है तो दैट इज पॉवर्टी। द लेवल ऑफ पॉवर्टी एंड देयर कंपोनेंट्स आर कॉल्ड इज इंडिकेटर। लेवल कैसे डिसाइड किया जाता है, उसके कंपोनेंट्स जो है उसे इंडिकेटर कहा जाएगा। इन आवर कंट्री वेरियस फैक्टर्स showing poverty are known as indicator. Indicators are useful to know poverty and levels of poverty. हमें poverty भी पता चलेगी and levels of poverty भी पता चलेगी। मीन्स किस लेवल की poverty है, किस लेवल की गरीबी है। With this we can know the nature and measurement of poverty. Now following are the indicators of poverty. ये सारे इंडिकेटर्स हैं। लो पर कैपिटा हाउस होल्ड कंजम्पशन, लेवल ऑफ माल न्यूट्रिशन, लाइफ एक्सपेक्टेंसी एंड सो ऑन। ऐसे 11 इंडिकेटर्स हैं और हर एक इंडिकेटर को डिटेल में एक्सप्लेन किया गया है। यहाँ पर हर एक इंडिकेटर को डिटेल में एक्सप्लेन किया गया है। सो मैं ये 11 इंडिकेटर इंडिविजुअली नहीं रीड करता हूँ, क्योंकि यहाँ जैसे है ड्रिंकिंग वाटर, तो ड्रिंकिंग वाटर का नीचे डिटेल दिया हुआ है। सो ये 11 के 11 इंडिकेटर्स अब हम डिटेल में समझेंगे। फर्स्ट इज लो पर कैपिटा हाउस होल्ड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। देखिए, हर एक हाउस का एक अपना एक्सपेंडिचर होता है, जिसे हम कंजम्पशन एक्सपेंडिचर्स कहते हैं। सो पर कैपिटा हाउस होल्ड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर कितना है? पर कैपिटा हाउस होल्ड एक्सपेंडिचर इज द अमाउंट ऑफ इनकम अ फैमिली स्पेंड्स ऑन एन एवरेज ऑन कंजम्पशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। देखो, अब फैमिली स्पेंड अंडरलाइन कर लो। एक फैमिली एक महीने में या एक दिन में कितना खर्चा कर सकते हैं। कोई पुअर होगा तो उनका एक्सपेंडिचर कम होगा, रिच है तो उनके एक्सपेंडिचर्स ज़्यादा होंगे, सुपर रिच हैं तो और ज़्यादा होंगे। मीन्स उनका एक्सपेंडिचर कितना होगा पर मंथ, एक मिनिमम एक्सपेंडिचर कितना होना चाहिए। It is calculated at the market price of durable goods like cars, washing machine and computers, so on. The nation's total spending on such goods is divided by the total population to calculate this. अब ये कैलकुलेट करने के लिए हमारी कंट्री में कार, वॉशिंग मशीन एंड कंप्यूटर कितने सेल होते हैं, उनके टोटल को डिवाइड किया जाता है टोटल पॉपुलेशन से। The per capita consumption expenditure for developing countries is much lower than that of the developed countries, and in this sense developing countries are poor. अगर डेवलप्ड कंट्री की बात करें तो डेवलप्ड कंट्रीज़ के कंपेयर में डेवलपिंग कंट्री मीन्स जैसे इंडिया है, इंडिया डेवलपिंग कंट्री है, और यूएस है, अमेरिका दैट मीन्स यूके, ये डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं। सो डेवलप्ड कंट्रीज़ के कंपेयर में हमारा स्पेंडिंग जो है, एक्सपेंडिचर जो है वो बहुत कम है। इसलिए कंपेयरिंग टू डेवलप्ड कंट्री, डेवलपिंग कंट्रीज़ आर पुअर। अमेरिका के कंपेयर में
इंडिया पुअर है। द फॉलोइंग टेबल शोज पर कैपिटा कंजम्पशन एक्सपेंडिचर ऑफ मैनी कंट्रीज। अब ये सिर्फ आपको एक्सप्लेन करने के लिए दिया गया है, और ये डेटा कहाँ से लिया गया है यहाँ पर देखिए सोर्स, क्योंकि डेटा का सोर्स होना चाहिए, नहीं तो डेटा कैसे पता चलेगा कि रियल है या नहीं है, ऑथेंटिकेटेड है या नहीं है। सो कंट्रीज़ दी हुई हैं और उनका फिक्स्ड प्राइस ऑफ 2005 इन US डॉलर इन द ईयर 14 दिया हुआ है। US मीन्स अमेरिका का पर कैपिटा कंजम्पशन 31,469 US डॉलर है। ये जो प्राइजेस दिए गए हैं ये US डॉलर में हैं। यूके में रहने वाले लोग पर ईयर 25,828 डॉलर्स एक्सपेंडिचर करते हैं। जापान में रहने वाले लोग पर ईयर 22,149 डॉलर्स एक्सपेंडिचर करते हैं। चाइना 1,420, इंडिया 725, पाकिस्तान 603। ये पर ईयर कंजम्पशन एक्सपेंडिचर है, इन डॉलर्स दिया हुआ है। अब ये जो मैंने आपको टैबुलर फॉर्म में एक्सप्लेन किया वही यहाँ पर स्टेटमेंट फॉर्म में दिया हुआ है। सो ये हमने फर्स्ट पॉइंट देखा, लो पर कैपिटा हाउस होल्ड कंजम्पशन, जो यहाँ पर ऊपर आपको 11 पॉइंट दिए हुए थे उसमें से फर्स्ट पॉइंट देखा हमने। नाउ सेकंड पॉइंट, लेवल ऑफ माल न्यूट्रिशन। सो आइए सेकंड पॉइंट को समझते हैं, लेवल ऑफ माल न्यूट्रिशन। नाउ माल न्यूट्रिशन किसे कहते हैं कि हम प्रोटीन, कैलोरीज, विटामिन, कार्बोहाइड्रेट कितने कंज्यूम करते हैं। अगर हम ऐसा खाना खाते हैं जिससे हमारा पेट तो भर जाता है, लेकिन वो फूड जो है वो हेल्दी फूड नहीं है, उसमें जितनी हमारी बॉडी को विटामिन, कार्बोहाइड्रेट, कैलोरीज, प्रोटीन की ज़रूरत है वो पूरा नहीं हो पा रहा है, तो इसे माल न्यूट्रिशन कहते हैं। कुछ लोग तो ऐसे हैं जिन्हें दिन में 3 बार खाना भी नसीब नहीं होता है, या खाना मिलता भी है तो भरपेट नहीं मिलता है। अगर उसे 4 रोटी की ज़रूरत है तो उसे 2 रोटी खाकर ही काम चलाना पड़ रहा है। सो दैट इज़ माल न्यूट्रिशन। Malnutrition is such a situation in which the food taken by individual lacks calories, protein, carbohydrate, vitamin and mineral. Lacks means shortage होना। In India, in spite of an increase in agriculture production, people with low income are unable to get nutritive food because of low per capita income and unequal distribution of income। यहाँ पर हमारा एग्रीकल्चर प्रोडक्शन तो इंक्रीज़ हुआ है, लेकिन आज भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि जो अनेबल हैं, मीन्स उन्हें एक न्यूट्रिटिव फूड जिसमें पूरे के पूरे विटामिन्स होने चाहिए वो उन्हें नहीं मिल रहा। इंडियाज़ इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग पीपल विथ माल न्यूट्रिशन इज़ एज फॉलोस। अब इंडिया में जो माल न्यूट्रिशन है वो कितने लोग हैं उसका ये डिटेल दिया गया है। 1990 से 92 तक 23% लोग ऐसे थे जिन्हें माल न्यूट्रिशन मीन्स खाना प्रॉपर नहीं मिल रहा था। 2002 तक 17.5, 57 में 20.5, 10-12 15.6 एंड 14-16 में 15.2। देखिए इंडिया प्रोग्रेस तो कर रहा है। जो पहले सिचुएशन थी, जो पहले गरीबी थी, जो लोग पहले पुअर थे अब नहीं हैं, क्योंकि डेवलप होता जा रहा है। सो ये जो मैंने आपको टैबुलर फॉर्म में एक्सप्लेन किया ये कहाँ से आया है, तो ये भी गवर्नमेंट की वेबसाइट से लिए गए डेटा हैं, रियल डेटा हैं, ऑथेंटिकेटेड डेटा हैं। इकोनॉमिक सर्वे 15-16 हुआ था जिसमें ये डेटा सामने आया था। अब ये जो मैंने आपको टैबुलर फॉर्म में एक्सप्लेन किया वही यहाँ पर स्टेटमेंट फॉर्म में दिया हुआ है। एक लास्ट लाइन ये रीड कर लेते हैं हम।
According to FAO 2015 report, the situation of food security in India ranked second in the world in measurement of malnutrition, which indicates poverty in India. इंडिया का जो रैंक है वो सेकंड है, किस में, किस चीज़ में सेकंड रैंक आया है इंडिया? मेज़रमेंट ऑफ माल न्यूट्रिस्ट जो कंट्रीज़ हैं उसमें हमारा सेकंड रैंक आया है. सो ये था सेकंड पॉइंट. नाउ थर्ड पॉइंट, लाइफ एक्सपेक्टेंसी एंड इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट. लाइफ एक्सपेक्टेंसी का मतलब होता है कि किसी भी कंट्री में रहने वाले जो लोग हैं उनका एवरेज लाइफ कितना है. सपोज़ करते हैं, मैं सपोज़ नंबर्स बता रहा हूँ, देखिए चलिए यहाँ पर ही आ जाते हैं. इंडिया में रहने वाले लोगों का लाइफ एक्सपेक्टेंसी 68 ईयर्स है. नॉर्वे में रहने वाले लोगों की एवरेज लाइफ एक्सपेक्टेंसी 81 ईयर है. तो ऐसा क्यों है कि नॉर्वे के लोग ज़्यादा ईयर्स लाइफ है उनकी और इंडिया की कम है? और दूसरा आ जाएं कि इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट का मतलब होता है जो न्यूबॉर्न बेबीज़ होते हैं उसे इन्फेंट कहा जाता है. वो पर 1000 कितने बेबीज़ की डेथ हो जाती है. सो नॉर्वे की बात करें तो पर 1000 में से 2 बच्चे मर जाते हैं, जबकि इंडिया की बात करें तो 1000 में से 39 बच्चों की डेथ हो जाती है. सो दैट इज़ कॉल्ड इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट. सो आइए रीड करते हैं और समझते हैं. लाइफ एक्सपेक्टेंसी मीन्स दैट हाउ लॉन्ग न्यू बॉर्न बेबी इज एक्सपेक्टेड टू लिव ऑन एन एवरेज. The average life expectancy of people in the country is based on nutritive food, cleanliness, pure drinking water and health services. देखिए किसी का भी लाइफ एक्सपेक्टेंसी कैसे हम कैलकुलेट करते हैं कि उसे फूड अच्छा मिलना चाहिए, न्यूट्रिशन होनी चाहिए, क्लीनलीनेस मीन्स कंट्री पूरा हमारा सफाई होनी चाहिए, प्योर ड्रिंकिंग वाटर ये सबसे बेसिक नीड है. अगर वाटर ही प्योर नहीं होगा तो हमारी लाइफ कैसे हेल्दी होगी. एंड हेल्थ सर्विसेज, कि हेल्थ सर्विसेज हमारे कैसे हैं. पुअर पीपल आर डिप्राइव्ड ऑफ सच फैसिलिटीज सो दे हैव लो लाइफ एक्सपेक्टेंसी. पुअर पीपल को ये सारी फैसिलिटीज़ नहीं मिल पाती है. सारी फैसिलिटीज़ मीन्स अगर पानी मिल रहा होगा तो हेल्थ सर्विसेज नहीं मिल रहे होंगे, हेल्थ सर्विस मिल रहे हैं तो साफ़ सफाई नहीं होगी, साफ़ सफाई होगी तो खाना अच्छा नहीं मिल रहा होगा. सो पुअर पीपल को ये सारी फैसिलिटीज़ नहीं मिल पा रही हैं, इसलिए उनकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी कम होती है. इन्फेंट मोर्टेलिटी मीन्स नंबर ऑफ डेथ टेकिंग प्लेस पर 1000 चिल्ड्रन बोर्न बिफोर रीचिंग द एज ऑफ 1 ईयर. जो न्यू बॉर्न बेबीज़ होते हैं वो अपनी लाइफ का 1 साल भी पूरा नहीं कर पाते, मीन्स 1 साल से पहले ही उनकी डेथ हो जाती है, तो उसे कहते हैं इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट. द रेट ऑफ इन्फेंट मोर्टेलिटी डिपेंड्स ऑन अवेलेबिलिटी ऑफ हेल्थ सर्विसेज, मदर्स एजुकेशन, वैक्सीनेशन अमॉन्ग चिल्ड्रन एंड न्यूट्रिशन ऑफ फूड. अब ये इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट किस पर डिपेंड करता है कि हमारी कंट्री के हेल्थ सर्विसेज कैसे हैं, डॉक्टर्स हॉस्पिटल्स कैसे हैं हमारी कंट्री में, जो बेबी है उसकी मदर की एजुकेशन कितनी है, उसे वैक्सीनेशन कितने मिलते हैं एंड उसे न्यूट्रिशन ऑफ फूड कितना मिल रहा है, उस पर डिपेंड करता है इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट. इन्फेंट मोर्टेलिटी is also an indicator of poverty in respect to poor health service. ये एक इंडिकेटर है पॉवर्टी दिखाने के लिए, ठीक है, क्योंकि हमारी हेल्थ जो है वो पुअर है. लाइफ एक्सपेक्टेंसी एंड इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट ऑफ वेरियस कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड आर शोन एज बिलो. अब कुछ कंट्रीज़ की लाइफ एक्सपेक्टेंसी यहाँ पर दी हुई है. वंस अगेन बता रहा हूँ, ये डेटा कहाँ से आ रहा है, सोर्स देखो, वर्ल्ड बैंक का डेटा है, ये रियल डेटा, ऑथेंटिकेटेड डेटा.
क्योंकि जब हम कभी भी कोई एग्जाम्पल की बात करते हैं तो जो डेटा होना चाहिए ना हमारे पास, वो ऑथेंटिकेटेड डेटा होना चाहिए। नॉर्वे के लोग 81.6 ईयर्स लाइफ एक्सपेक्टेंसी है, यूएसए 79.1, श्रीलंका 74.9, चाइना 75.8 एंड इंडिया 68। देखिए इंडिया का लाइफ एक्सपेक्टेंसी श्रीलंका से भी कम है, श्रीलंका से भी कम है। इतना सा छोटा कंट्री है श्रीलंका। आप इंडिया का मैप में देखो, नीचे दिखाई देगा आपको श्रीलंका। हमारा लाइफ एक्सपेक्टेंसी उनसे भी कम है। क्यों है ऐसा? प्योर ड्रिंकिंग वाटर नहीं है हमारी कंट्री में, कुछ एरियाज़ ऐसे हैं, या यूँ बोले कि एयर पॉल्यूटेड है, एयर का पॉल्यूशन ज़्यादा है। मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ अहमदाबाद के कुछ एरियाज़ का। अगर अहमदाबाद में कोई कालूपुर, लाल दरवाज़ा, जहाँ पर बहुत सारा भीड़ भाड़ रहता है, पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा होता है, और वहाँ पर आप देखिए ग्रीनरी भी नहीं है, पेड़ भी नहीं है, सिर्फ मार्केट्स, रोड्स, इतना ट्रैफिक जाम, तो वहाँ कितना सारा एयर पॉल्यूट होता है। और एयर को क्लीन करने के लिए वहाँ पर ट्रीज़ भी नहीं है। सो अगर किसी की पूरी लाइफ, जो एक बिजनेसमैन है, बिजनेस करने के लिए कालूपुर जाता है या सिटी जाता है, और पूरा दिन अपने दिन के 8-10 घंटे वहाँ पर निकालता है, तो वो आप एज्यूम करो कि कैसी ऑक्सीजन कंज्यूम कर रहा होगा, कैसे ऑक्सीजन ले रहा होगा। और वही मैं कंपेयर कर रहा हूँ कि कोई गांधीनगर में काम कर रहा है, जहाँ पर इतनी सारी ग्रीनरी है, और वहाँ पर देखिए ना बिल्डिंग्स भी एक बिल्डिंग दूसरी बिल्डिंग से बहुत दूर होगी, ट्री इतने सारे हैं कि फ्रेश ऑक्सीजन मिलेगी। सो हम बात करते हैं, सपोज करो 2 भाई हैं, एक भाई जा रहा है कालूपुर में और पूरा दिन वो एक पॉल्यूटेड एरिया में रह रहा है, जहाँ पर इतने सारे व्हीकल्स पास होते हैं, ट्रैफिक जैम होता है, एयर पॉल्यूट होती रहती है। और दूसरा भाई गांधीनगर जैसी एरिया में जा रहा है काम करने के लिए, जिसका 8 से 10 घंटे फ्रेश एयर एंड फ्रेश ऑक्सीजन कंज्यूम करने में जाते हैं। सोचिए उन दोनों की एज कैसी होगी। तो दैट इज़ लाइफ एक्सपेक्टेंसी, कि वहाँ पर फ्रेश एयर है, हो सकता है वो जो पॉल्यूटेड एरिया में काम करने वाला है उससे 10 या 15 साल ज़्यादा निकाले। सो इसे कहते हैं लाइफ एक्सपेक्टेंसी। अब ये जो मैंने आपको टेबुलर फॉर्म में एक्सप्लेन किया, वही यहाँ पर स्टेटमेंट फॉर्म में दिया हुआ है। नाउ 4th पॉइंट इज मेडिकल फैसिलिटीज़। थोड़ा सा लेंदी क्वेश्चन है ये, एक ही क्वेश्चन टाइम लगेगा एक्सप्लेन करने में। 11 पॉइंट्स हैं। इन हेल्थ सेक्टर्स डॉक्टर्स, नर्सेस, compounders etc. are included and their scarcity adversely affects health services. India as compared to other countries lacks medical services and doctors. देखिए हमारी कंट्री में डॉक्टर्स कितने हैं, हेल्थ सर्विसेज हमारे कैसे हैं, वो डिसाइड करता है कि हमारी मेडिकल फैसिलिटीज़ कैसे हैं। हमारी कंट्री में डॉक्टर्स एंड नर्सेस की बहुत शॉर्टेज है। तभी आप देखना कभी भी डॉक्टर के पास जाओ, हमेशा लाइन लगी हुई नज़र आएगी आपको। इन डेवलपिंग इकोनॉमीज पीपल गेट लेस मेडिकल सर्विसेज, दे ऑफन सफ़र फ्रॉम वेरियस डिजीजेज एज पुअर पीपल डू नॉट गेट कंप्लीट न्यूट्रिटिव फूड। एज अ रिजल्ट देयर इम्यूनिटी इज़ टू लो। अगर पूरा न्यूट्रिटिव फूड नहीं मिलेगा तो उनका इम्यून सिस्टम जो है, इम्यूनिटी जो है, मीन्स डिजीज़ से फाइट करने की जो कैपेसिटी है वो लो हो जाएगी। द कंट्री हैज़ लेस मेडिकल फैसिलिटीज़, पीपल आर डिप्राइव्ड ऑफ सच सर्विसेज, एज अ रिजल्ट पॉवर्टी इज़ मोर। अगर कंट्री में मेडिकल फैसिलिटीज़ कम हैं तो यहाँ पर क्या होगा, ये पॉवर्टी दिखा रहा है। In developing country, every 6,000 population, one doctor is available. Whereas among the developed countries, every 350 people, service of one doctor is available. देखो कितना बड़ा डिफरेंस है। US एंड UK
जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं वहाँ पर एवरी 350 पीपल एक डॉक्टर है, 350 लोगों में से एक डॉक्टर है। मीन्स उस एक डॉक्टर को 350 लोगों को देखना होता है। अब ज़रूरी तो नहीं कि 350 ही बीमार होंगे। सपोज़ करते हैं कि इन 350 में से एवरी डे 10 लोग बीमार होते हैं, तो उस डॉक्टर को क्या है कि रोज़ के 10 लोगों को ही देखना है। लेकिन डेवलपिंग कंट्री जिसमें हम आते हैं, एवरी 6,000 पॉपुलेशन 1 डॉक्टर इज़ अवेलेबल। ओहो हो, कितना बड़ा नंबर है। एवरी 6,000 पीपल एक डॉक्टर है। अब एक डॉक्टर को 6,000 लोगों को देखना होगा। मैं मानता हूँ 6,000 लोग एक साथ बीमार नहीं होंगे, लेकिन उस 6,000 में से एवरी डे अगर 200 भी बीमार हो रहे हैं, तो डॉक्टर के पास तो आपको लाइन हमेशा लगेगी, भीड़ भाड़ हमेशा नज़र आएगी। सो ये डिफरेंस है डेवलप्ड कंट्रीज़ एंड डेवलपिंग कंट्रीज़ में। In developing countries, every year 1.7 crore people die from diarrhea, malaria and TB. In the whole world, 2.3 crore people are suffering from AIDS. Out of this, 90% belong to developing economy. पूरी वर्ल्ड में 2.3 करोड़ जो पीपल है, दे आर सफरिंग फ्रॉम एड्स, जिसमें से 90% लोग जो हैं वो डेवलपिंग कंट्री से बिलोंग करते हैं। फिफ्थ इज ड्रिंकिंग वाटर। अब ये पॉइंट भी हमें बताता है कि हमारी कंट्री का पॉवर्टी लेवल कैसा है। हेल्थ ऑफ पॉपुलेशन इज़ वेरी मच कनेक्टेड टू ड्रिंकिंग वाटर एंड फैसिलिटीज़ ऑफ क्लीनलीनेस। अगर किसी कंट्री में कुछ एरियाज़ ऐसे हैं जहाँ के लोगों को प्योर ड्रिंकिंग वाटर नहीं मिल रहा है, तो उनकी हेल्थ ख़राब होगी। हेल्थ ख़राब होगी तो कंट्री का हेल्थ लेवल ख़राब होगा। सो हमारा हेल्थ कनेक्टेड है जो वाटर हमें मिलता है। अकॉर्डिंग टू द सेंसस रिपोर्ट 11 इन इंडिया, 63.3% फैमिलीज गेट प्योर ड्रिंकिंग वाटर थ्रू ट्रीटेड सोर्सेस। हमारी कंट्री में सिर्फ 63.3% लोगों को ही ड्रिंकिंग वाटर अवेलेबल हैं। 8.67% फैमिलीज गेट अनट्रीटेड टैप वाटर। 26% पीपल गेट वाटर फ्रॉम अदर सोर्सेज सच एज वेल, हैंडपम्प, ट्यूबवेल, स्प्रिंग रिवर, कैनाल, pond. In the absence of pure drinking water, polluted water increase the chances of having waterborne disease and hence make the problem of poverty more severe. अब देखिए, अगर किसी को प्योर ड्रिंकिंग वाटर नहीं मिल रहा है तो उसकी हेल्थ ख़राब होगी। हेल्थ ख़राब होगी तो उसकी इनकम का एक मेजर पोर्शन जो है वो मेडिकल फैसिलिटीज़ में चला जाएगा। और फिर क्या होगा, उसे एजुकेशन में कॉम्प्रोमाइज़ करना होगा, उसे हाउस होल्ड में कॉम्प्रोमाइज़ करना होगा, उसे फूड में कॉम्प्रोमाइज़ करना होगा। सो ये सब दिखाता है हमारी कंट्री का लेवल, कि हमारी कंट्री में ड्रिंकिंग वाटर जो अवेलेबल है वो सिर्फ 63.3% लोगों के पास अवेलेबल है। नाउ नेक्स्ट इज प्रोविज़न ऑफ टॉयलेट्स। According to the census report 2011 in India, 70% of total population lives in villages. अंडरलाइन कर लो, ये मैं बात कर रहा हूँ 11 की, मीन्स ज़्यादा दूर नहीं गए हम। आज भी हमारी इंडिया में 70% जो टोटल पॉपुलेशन है हमारा वो विलेजेस में रहता है। दे आर मोर prone to waterborne and contagious disease. To save them from disease, cleanliness is very important, and for that toilet facilities are must. इवन आपने तो देखा होगा इस टॉयलेट वर्ड पर एक मूवी भी बनी हुई है। क्लासिफिकेशन ऑफ स्लम फैमिलीज विथ टॉयलेट फैसिलिटीज़। स्लम फैमिलीज़ में टोटल अगर 100% फैमिलीज़ हैं तो टॉयलेट फैसिलिटीज़ विद इन हाउस, घर के अंदर उनके पास टॉयलेट हो, ऐसी 66% फैमिलीज़ हैं। एंड हाउसेस विदाउट टॉयलेट फैसिलिटीज़ 34%। मीन्स आज भी
इंडिया में ऐसी 34% फैमिलीज़ हैं जो स्लम फैमिलीज़ हैं जिनके पास टॉयलेट अपने घर में नहीं है। Lack of cleanliness, pollution and physical weakness keeps the production and productivity at low level, which is one of the factors of rise in poverty. अब यहाँ पर क्या होगा कि अगर क्लीनलीनेस नहीं होगा, लैक ऑफ क्लीनलीनेस में शॉर्टेज है, साफ़ सफाई नहीं है, उसकी शॉर्टेज है, पॉल्यूटेड एरियाज़ हैं, तो यहाँ पर वीकनेस होगी एंड हमारा प्रोडक्शन एंड प्रोडक्टिविटी दोनों ही रिड्यूस होंगे। सो ये था पॉइंट नंबर 6, प्रोविज़न ऑफ टॉयलेट्स। टोटल इस क्वेश्चन में 11 पॉइंट्स हैं जो हमें समझने हैं। नाउ पॉइंट नंबर 7, हाउसिंग। One of the indicator of poverty is also housing facility and its nature. अब हम ये देखेंगे कि हमारी कंट्री में रहने वाले कितने लोगों के पास अपना घर है, मीन्स वो या तो रोड पर नहीं रहते, फुटपाथ पर नहीं रहते, किसी स्लम एरियाज़ में नहीं रहते, कितने लोगों के पास घर है। डेवलपिंग कंट्रीज हैव लैक हाउसिंग फैसिलिटीज़। डेवलपिंग कंट्रीज़ के पास हाउसिंग फैसिलिटी कम है। पीपल लिव इन डर्टी हटमेंट्स एंड स्लम्स। लोग क्या करते हैं, या तो झोपड़ियों में रहते हैं, स्लम एरियाज़ में रहते हैं। दिस इज़ कॉल्ड मेजरमेंट ऑफ एग्जिस्टिंग पॉवर्टी। ये हमें पॉवर्टी दिखा रहा है हमारी कंट्री में। हाउसिंग इज़ अ प्राइमरी नीड फॉर ह्यूमन बीइंग। अंडरलाइन कर दीजिए, हाउसिंग जो है ना वो प्राइमरी नीड है ह्यूमन बीइंग के लिए। घर ना नहीं होगा तो वो कैसे रहेंगे, कहाँ रहेंगे, फुटपाथ पे रहेंगे, कैसे कैसे पॉसिबल होगा। एक चिड़िया भी होती है ना, उसे भी अपना एक घोंसला चाहिए होता है। सो रहने के लिए घर एक प्राइमरी नीड है। टाइप्स ऑफ हाउसिंग फैसिलिटी डिसाइडेड द लेवल ऑफ पॉवर्टी। ये हमारी कंट्री का लेवल ऑफ पॉवर्टी बता रहा है कि हमारे पास टाइप ऑफ हाउसिंग कैसे हैं। कंस्ट्रक्शन ऑफ अ हाउस, वेरांडा, members in the house, tap in the house, drainage, electricity facilities, etc. and percentage of houses with these facilities decides the level of dangerous for their health and risky for their lives. अब यहाँ पर क्या दिखा रहा है कि हाउस कैसे हैं, उस हाउस में विरांडा है या नहीं है। विरांडा मीन्स जो एक्स्ट्रा स्पेस होती है घर के बाहर, जिसे खुला स्पेस कहते हैं। अगर वो नहीं होगा तो फ्रेश एयर कैसे होगी, सनशाइन कैसे होगी। और दूसरा, मेंबर्स इन द हाउस। देखिए, एक अगर 1 बेडरूम का हाउस है तो उसमें ज़्यादा से ज़्यादा 2 से 3 लोग रह सकते हैं। कई बार ऐसा देखा गया है कि 1 बेडरूम हॉल का जो हाउस होता है उसमें एक ही घर में 10-10 लोग रहते हैं। सो 10-10 लोग रहेंगे तो उनका कैसे हो जाएगा रहना, वो सब दिखाता है। एंड जो हाउसेस हैं, उन हाउसेस में वाटर फैसिलिटीज़ कैसी हैं, ड्रेनेज फैसिलिटीज़ कैसी हैं, हर एक बात को ध्यान में रखकर पॉवर्टी डिसाइड की जाती है। मोस्ट ऑफ द हाउसेस इन इंडिया कंप्राइज ऑफ 1 रूम फैसिलिटी विच इज़ वन ऑफ द मेजरिंग रॉड ऑफ पॉवर्टी। इंडिया में जो मोस्ट ऑफ हाउसेस हैं वो 1 रूम फैसिलिटी वाले हैं। और मैंने आपको जैसे बताया कि एक रूम में 10-10 मेंबर रहते हैं। सो देखिए कैसा होगा उनका ऑक्सीजन लेवल, और वहाँ पर प्रॉपर ऑक्सीजन होगा नहीं होगा, साफ़ सफाई कैसे रखेंगे, कैसे रहेंगे एक रूम में 10 लोग। द नेक्स्ट 8th पॉइंट इज़ इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन। अब हमारा इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन कितना है पर कैपिटा, पर पर्सन, हमारा इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन कैसा है, ये भी हमें पॉवर्टी लेवल दिखाता है। सो वन ऑफ द मेजर फैक्टर्स इन द डेवलपमेंट ऑफ एनी कंट्री इज़ इलेक्ट्रिक फैसिलिटी। किसी भी कंट्री में हम इलेक्ट्रिक फैसिलिटीज़ कैसी हैं।
To increase the production of country and quality of life of people, electricity is compulsory. प्रोडक्शन इंक्रीज करना हो या क्वालिटी ऑफ लाइफ इंक्रीज करनी हो, इलेक्ट्रिसिटी तो ज़रूरी है. इंडिया इज़ अ मेन प्रोड्यूसर एंड कंज्यूमर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. पूरी वर्ल्ड में इंडिया जो है वो प्रोड्यूस भी ज़्यादा करता है इलेक्ट्रिसिटी और साथ में कंज्यूम भी ज़्यादा करता है. Then also, because of high population and low per capita income, per person electricity consumption is very less. फिर भी हमारा इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन जो है वो बहुत ही कम है. Now the ninth point is education. According to the World Bank, people in the age group of 15 years and above who can read and write are literate, and the rest are illiterate and they are mostly poor. अब ये वर्ल्ड बैंक ने दिया है, अंडरलाइन कर दीजिए कि 15 इयर्स या उससे बड़ी एज के लोग जो लिख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, उन्हें लिटरेट कहा गया है और बाकी के लोग इलिटरेट हैं. Lack of education and training gives rise to incapable and less productivity laborers in the country. अगर एजुकेशन का कंट्री में शॉर्टेज है तो यहाँ पर हमारी प्रोडक्टिविटी जो है वो रिड्यूस होगी. एज अ रिजल्ट लेबर्स गेट लिमिटेड वर्क अपॉर्चुनिटीज़ एंड चॉइसेस, हैंस लेस वेजेस एंड लो इनकम इंक्रीज पॉवर्टी. अब जैसे कि लेबर्स या मज़दूर जो हैं वो पढ़े लिखे नहीं हैं, सो उन्हें लेस वेजेस दिए जाते हैं, कम मजदूरी पर काम करवाया जाता है और जिसकी वजह से पॉवर्टी इंक्रीज हो रही है. In 2011, Brazil had 91% literacy rate, whereas in India it was 74.04%, in Nepal 60% and 55% in Pakistan, which shows that in developing countries the literacy rate is comparatively very less. जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं वहाँ पर लिटरेसी रेट ज़्यादा है, डेवलपिंग कंट्रीज़ में लिटरेसी रेट कम है. Low education among poor makes them conservative and less acceptable to change. High rate of ignorance is a strong indicator of poverty. अगर लोग पढ़े लिखे नहीं होंगे, लो एजुकेशन होंगे, तो वो जो चेंजेस हैं उसे एक्सेप्ट नहीं करते हैं. पढ़े लिखे लोगों को पता ही नहीं होता कि जो न्यू चेंजेस हैं, चाहे टेक्नोलॉजी में हो, फूड में हो, क्लोथ में हो, एटमॉस्फेयर में हो, वो उसे एक्सेप्ट नहीं कर पाते जल्दी. Only level of per capita income cannot give the right estimate of poverty in the world. A country with high per capita income can have high number of people below the poverty line. ऐसा नहीं है कि पर कैपिटा इनकम अगर ज़्यादा है तो वो कंट्री जो है वो पुअर नहीं है. बहुत सारी चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है पॉवर्टी कैलकुलेट करने के लिए. Now 10th is unequal distribution of income and property. Unequal distribution means क्या होता है? अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब होता है कि कोई बहुत कम कमा रहा है और कोई बहुत ज़्यादा कमा रहा है. किसी के लिए पर मंथ 10,000 या 20,000 कमाना भी मुश्किल है और कोई पर मंथ 10 करोड़ एंड 20 करोड़ कमा रहा है. सो दैट इज़ अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम. गरीब गरीब होता जा रहा है, अमीर अमीर होता जा रहा है. आफ्टर 1991 इकोनॉमिक रिफॉर्म्स, economic growth and per capita income have increased sharply in India, but due to unequal distribution of income, larger reduction in poverty is not noticed. देखिए, अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम हुआ है इंडिया में. मीन्स कुछ लोग ऐसे हैं जो बहुत कम कमाते हैं, कुछ बहुत ज़्यादा कमा लेते हैं. With increase in income inequality, on one hand, we see rich class of people with high standard of living and enjoying good facilities, and on the other hand, we find low income people living in slums and deprived of basic necessities like food, education and health. अब ये देखिए, इनकम इनइक्वालिटी की वजह से
कुछ लोग तो रिच क्लास के हैं जो हर एक अच्छी फैसिलिटी को एंजॉय कर रहे हैं, और दूसरे ऑन द अदर हैंड वी फाइंड लो इनकम के लोग हमें मिलेंगे जो स्लम एरियाज़ में रहते हैं और जिनकी बेसिक नीड्स भी सेटिस्फाइड नहीं हो पाती। द टेबल बिलो शोज द एक्चुअल इनकम of the top 1% rich class in USA, UK and India is shown below। अब ये जो पूरी कंट्री में 1% जो लोग हैं, जो रिच क्लास के लोग हैं, वो दिखा रहा है कि यूएस में 1998 में 15.2% लोग थे, यहाँ पर 18.9 हो गए 12 में, इंडिया में 9 और यहाँ 12.9। सो ये क्या दिखा रहा है कि 1% रिचेस्ट लोग हैं जिनके पास इतना वेल्थ है। और यही जो मैंने आपको टैबुलर फॉर्म में एक्सप्लेन किया, सेम स्टेटमेंट फॉर्म में दिया हुआ है। और ये सोर्सेज कौन से हैं? रियल डेटा हैं, इकोनॉमिक सर्वे के डेटा हैं 15-16 के। नाउ द लास्ट पॉइंट ऑफ दिस क्वेश्चन, हाई रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। अनएम्प्लॉयमेंट मीन्स बेरोजगारी। इसका पूरा चैप्टर है आपके कोर्स में, पॉवर्टी के बाद आने वाला है नेक्स्ट। अनएम्प्लॉयमेंट्स बेरोजगार, जिनके पास अपना काम नहीं है, बिजनेस नहीं है, जॉब नहीं है, फालतू बैठे हैं, दैट इज कॉल्ड अनएम्प्लॉयमेंट। when people with working capacity and willing to work at existing wage rate do not find work, they are said to be unemployed। अगर लोग वर्किंग कैपेसिटी में हैं, मीन्स हेल्दी हैं, काम करना भी चाहते हैं, विलिंग टू वर्क, काम करने की इच्छा भी है, बट फिर भी उन्हें काम नहीं मिल रहा है, तो ऐसे लोगों को अनएम्प्लॉयड कहा जाता है। Low economic development and jobless growth after 91 resulted in less development of employment opportunities in comparison to increase in supply of labor is the main reason of increase in unemployment। 1991 के बाद अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा शार्पली इंक्रीज़ हुआ, क्योंकि उसके सामने क्या हुआ? सप्लाई ऑफ लेबर इंक्रीज़ हो गया। अब सप्लाई ऑफ लेबर कैसे इंक्रीज़ हो गया? तो हमारा पॉपुलेशन इंक्रीज़ हो गया। अगर हर साल 1 लाख न्यू जॉब्स क्रिएट होते हैं तो 5 लाख पॉपुलेशन इंक्रीज़ हो जाता है। सो कंपेयरिंग टू पॉपुलेशन, जो जॉब्स इंक्रीज़ हो रहे हैं वो कम हैं, जिसकी वजह से फाइनली अनएम्प्लॉयमेंट आ रहा है। In situation of unemployment due to lack of income, a person cannot fulfill basic needs of his family। अगर कोई पर्सन अनएम्प्लॉयड है तो वहाँ पर क्या है? लैक ऑफ इनकम, इनकम उनका रिड्यूस हो रहा है और वो अपनी जो बेसिक नीड्स हैं अपनी फैमिली की, वो भी पूरी नहीं कर पा रहा है। एज अ रिजल्ट, लेवल ऑफ पॉवर्टी रिमेन्स हाई इन इंडिया till 2011। the rate of unemployment remained around 9%। इंडिया में जो अनएम्प्लॉयमेंट का रेट है वो 9% है। अकॉर्डिंग टू द लेबर कमीशन इन द ईयर 13-14, द रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट अमॉन्ग पीपल 15 years एंड अबव इज़ 4.9%। 15 या 15 साल से बड़े लोगों में 4.9% अनएम्प्लॉयमेंट है। इन रूरल एरियाज दिस रेट वॉज 4.7% एंड अर्बन एरियाज इट वॉज 5.5%। सो ये है अनएम्प्लॉयमेंट। सो ये सारे इंडिकेटर्स हैं पॉवर्टी कैलकुलेट करने के लिए। पॉवर्टी इन सभी इंडिकेटर्स को ध्यान में रखकर कैलकुलेट की जाती है। सो थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन था, एक ही क्वेश्चन में 11 पॉइंट्स थे और 11 के 11 इन डिटेल आपको एक्सप्लेन किए गए। पहले ये 11 यहाँ पर दिखाए गए एंड देन 11 पॉइंट्स को एक्सप्लेन किया। सो ये सारे फॉलोइंग आर द इंडिकेटर्स ऑफ पॉवर्टी, ये सारे इंडिकेटर्स हैं, इनसे पता चलता है कि कंट्री पुअर है या नहीं है। सो दैट्स इट स्टूडेंट, ये हमने क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पर कंप्लीट किया। नेक्स्ट लेक्चर में हम कंटिन्यू करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 के साथ। ये थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन चला,
नेक्स्ट लेक्चर में हम क्वेश्चन नंबर 6 को कंटिन्यू करेंगे। सो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।